हेलो दोस्तों। दक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके क्लास 11th के मैथ्स में चैप्टर 9 का मिसलेनियस कराऊंगा आपको। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते चलते हैं। हाँ, जैसा कि सीबीएसई ने 2023 के लिए कुछ क्वेश्चंस हटा दिए हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। बाकी जो आ रहे हैं, तो जैसे इसमें मिसलेनियस में क्या कहते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, तो मैं वो 1 से लेकर के 6 तक नहीं कराऊंगा। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे 7th क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले 7th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं वो सब समझते हैं। लिखा है, इफ एफ इज अ फंक्शन, मतलब एफ एक फंक्शन है, सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू में एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू नेचुरल नंबर such that f1 इक्वल टू 3 एंड x से लेकर के n तक fx की वैल्यू जो है वो कितना लिखा हुआ है 120, और हमें n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है एक fx, एक फंक्शन है fx प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू में f ऑफ y। और क्या दिया हुआ है, f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 3। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन ही दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है 120। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में रख लेते हैं, जब ले लेते हैं जब x की वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, f1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, f1, x की जगह भी 1 लिया है, y की जगह भी 1 लिया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f2, f1 सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ये f2 आ गया। f2 इक्वल टू कितना हो गया, f1 की जगह पे रख दीजिए 3, f1 की जगह फिर से रख दीजिए 3, कितना हुआ 9। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे x और y क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 हो गए। 1 के बाद में क्या आता है 2, तो ले लेते हैं 2। y की वैल्यू भी 2 ले लिया और x की वैल्यू भी 2 ले लिया। क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई की जगह पे 2 प्लस 2, तो क्या होगा, f ऑफ 2 इन टू में f ऑफ 2, कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। f4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की वैल्यू कितनी थी 9, इंटू में 9, ये कितना हो गया 81। अभी देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 ले लिया, y की वैल्यू भी 2 ले लिया। अब लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू क्या होती 1 और y की वैल्यू क्या होती 2, तब देखते हैं क्या आता है, f ऑफ x प्लस वाई की जगह पे क्या आता, यानी कि f ऑफ 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 f ऑफ 2, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3, और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है 9, कितना हो गया ये 27, यानी कि f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो गई 27। तो ऐसे मुझे f1 की वैल्यू मिल गई, f2 की वैल्यू मिल गई, ऐसे f3 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि हमारे पास में क्या होगा कि एक जीपी हमारे पास आ गई। वो जीपी कितनी हो गई, f1, सबसे पहले देखिए f1 की वैल्यू आ गई, फिर f2 की वैल्यू आ गई, f3 की वैल्यू आ गई, और f4 की वैल्यू आ गई। ऐसे देखते हैं इसमें क्या क्या है, f1 की जगह पे 3 दिया ही था, f2 जो हमने निकाला उसका आंसर कितना आया था 9 आया था, f3 का आंसर कितना आया था 27 आ गया, ये अभी आया था, और f4 का आ गया 81। ऐसे आप चाहो तो f5 का भी निकाल लो, ऐसे चलता रहेगा।
यानी कि ये देखिए क्या है, जीपी ही तो है। ये क्या है, जीपी है। जीपी में कितना होता है, जीपी में क्या होता है, हम निकाल लेते हैं जीपी की, आर निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू हमने पढ़ रखा है A2/A1। A2 की वैल्यू कितनी है 9, A1 की वैल्यू कितनी है 3। तो इसका आंसर कितना हो गया 3, यानी आर की वैल्यू 3। अब इन्होंने एक चीज दे रखा था यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ, कितना लिख रखा है, एन की वैल्यू जब 1 से लेकर के कहाँ तक, सॉरी 1 से लेकर के की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक में, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 120। और यही हमें एन निकालना है, मतलब हमें नहीं पता है एन की वैल्यू क्या है। एफ एक्स मतलब यही F1 F2 F3 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। एफ एक्स या एफ के चाहे जो हो, ये एफ के होगा शायद। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि इसका जो सम का जो रेशियो होगा वो देखते हैं क्या होगा। मतलब कि ये क्या है, ये एक जीपी ही तो है, यही ऊपर वाली जीपी है, ये वाली ऊपर वाली जीपी ही तो है, इसी के बारे में तो ये बात कर रहा है। तो अब इस जीपी के बारे में देखते हैं। तो देखिए हमें जीपी का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता है कि जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो मैं लगाता हूँ एस एन इक्वल टू में ए आर के पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। कर लेते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 3, आर आर की वैल्यू भी कितनी थी 3 -1 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 120। क्या यहाँ तक समझ में आया, हाँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो कितना हो गया ये 3n-1 अपॉन में 2 इक्वल टू 120। यानी कि 3 की पावर n-1 इक्वल टू में 120। ये उधर चला जाएगा 2 पर, 3 नीचे, ये कितना हो गया 40। तो यानी कि 3 की पावर n-1 इक्वल टू में कितना हो गया 80। अब आगे देखिए 3 की पावर n इक्वल टू 80 प्लस वन, सॉरी 80 प्लस 1। तो 3 की पावर n इक्वल टू में कितना हो गया 81। अब जो 81 हो गया तो हमें पता है, देखिएगा यहाँ पे 3 की पावर n इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर को हम क्या रख लेंगे इक्वल कर लेंगे। यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, और इसमें हमसे n पूछा था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पीछे कर लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ नंबर क्वेश्चन। एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सम टर्म्स, पता नहीं कितने टर्म्स हैं, इनका सम कितना लिखा हुआ है 315। अच्छा ये सम किसका है, जीपी का है। कह रहा है हुज फर्स्ट टर्म, यानी कि ए की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर, ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2। ए की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू कितनी है 2। एस एन की वैल्यू दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है 315। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। देखते हैं कितने टर्म्स हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे तो लास्ट टर्म निकालना बड़ा ही आसान होता है। अच्छा ये सम दिया हुआ है। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि आर की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है क्या, हाँ। यानी कि एस एन वाला कौन सा फॉर्मूला लगे, एस एन इक्वल टू में ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा लेते हैं सीधे। तो अब देखिएगा क्या लिखा था, एस एन की वैल्यू दिखी थी ना 315 इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है 2 के पावर n-1 अपॉन में 2-1, यानी कि 2 ही तो होगा। यानी कि देखिए क्या हो जाएगा 315 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2 के पावर में n-1। अच्छा 2-1 कितना हुआ 1, और इसको कैंसिल कर दो भाई, इसको कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 63। तो यानी कि 2 के पावर n-1 इक्वल टू 63। 2 के पावर n माइनस
और 2 के पावर n में कितना हो जाएगा, 2 के पावर n = 64, और 2 के पावर n में 2 के पावर 6, n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब देखिए n की वैल्यू हमें 6 पता चल गई। n की वैल्यू जब 6 पता चल गई, तो अब इसमें हमने पूछा हुआ है a6 निकालो, क्योंकि लास्ट टर्म तो 6th टर्म ही है, a6 ही हमारा लास्ट टर्म है। a6 = क्या फॉर्मूला होता है, a r⁵ a की वैल्यू 5 थी ही, r की वैल्यू 2 थी ही, और क्या कहते हैं 5। अच्छा हमें पता है कि 2 के पावर 5 कितना होता है, 32। 5 × 32 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यही है। इसमें ये लास्ट टर्म हो गया हमारा, और ये क्या था, लास्ट टर्म था, और ये नंबर ऑफ n निकालने थे। दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई, या नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है। सम ऑफ थर्ड टर्म, यानी a3 प्लस में फिफ्थ टर्म इज 90। कह रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो, यानी कि इसमें कॉमन रेशियो निकालनी है, सीधी सी बात है। a3 की वैल्यू कितनी होती है, ar² प्लस में ar⁴। अब देखिए यहां से क्या हो गया, a की वैल्यू तो 1 है, तो क्या हो जाएगा r² प्लस में r⁴ इक्वल टू में 90। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। सब देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिख दिया, r² और -90 इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, लेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए लेट r² इक्वल टू एक्स, एक्स ले लिया r² की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² का स्क्वायर, मतलब सॉरी x² हो जाएगा। अगर मैं x² करूंगा तो कितना हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा ना, इसलिए r⁴ की जगह पे x² प्लस में x माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, इक्वेशन बन गया, इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या होगा, x² प्लस में 10x माइनस में 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x+10 -9 कॉमन ले लेंगे तो x+10, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, x+10 इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x-9 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -10, और फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, x की जगह पे कितना रखना था, r² हमने रखा था, तो r² इक्वल टू कितना हो गया, -10। क्या, मुझे बताना, क्या कभी भी क्या कभी भी स्क्वायर का स्क्वायर निगेटिव में हो सकता है, यानी स्क्वायर तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दिस वैल्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ये r² की वैल्यू नहीं एक्सेप्ट होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और यानी कि यहाँ पे r² की वैल्यू 10 लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए कितनी लिखी हुई है, r² इक्वल टू 9। तो जब r की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, +-3। दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दिया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। अब हमें यही तो निकालना था इसमें, कॉमन रेशियो, r की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, यानी कि जैसे देखिएगा, पहला टर्म a हुआ, दूसरा टर्म क्या होगा, ए आर होता है, तीसरा टर्म क्या होता है, ar² होता है। तीनों का सम कितना लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है क्या, हाँ, तीनों का सम 56 है। अब आगे इन्होंने बोला है क्या है वो समझते हैं। इन्होंने एक चीज बोला है कि अगर मैं क्या करता हूँ, पहले में से 1 घटा देता हूँ, दूसरे में से 7 घटा देता हूँ, तीसरे में से 21 घटा देता हूँ, तो हमें क्या मिलता है, वो मिलता है AP।
क्या मिलता है, एपी। तो पहले में से एक घटा देते हैं, A-1। दूसरे में से क्या कहते हैं कि 7 घटा दो, AR-7। और क्या कहते हैं कि तीसरे में कितना घटा दें, 21 घटा दें। तो क्या आ जाएगा, ये कह रहे हैं ये एपी में है, ये तीनों किस में है, एपी में है। जब ये तीनों एपी में है तब क्या होगा, समझना। एपी में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर तीन टर्म्स क्या हो एपी में, A, B, C, तो क्या होता है, A-B, सॉरी, B-A इक्वल टू C-B। यही तो होता है। हम्म। कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कर देते हैं, B-A, AR-7 माइनस A-1 इक्वल टू A2-A1 इक्वल टू A3-A2। कर लेते हैं, A3 की वैल्यू कितनी है, AR² -21 माइनस कितना आ जाएगा, AR-7। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, AR-7 -A+1 इक्वल टू AR-21 -AR+7। अब देखिएगा, जितने भी नंबर्स हैं सबको एक साइड में ले जाते हैं। अब क्योंकि इधर पॉजिटिव, इधर वाले पावर बड़ा है तो इस साइड ले जाता हूँ, किधर भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर वाला पावर बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ सबको इसी साइड में ले देता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, AR² -AR, और ये -20, अच्छा इधर -14, तो ये हो जाएगा। इतने को तो पहले पहले मैं ने इतने को सॉल्व करके लिख लिया यहाँ पे। अब ये जब पार्ट इधर जाएगा, मतलब इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, AR उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। ये 7 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, +7 होगा। और A उधर जाएगा तो क्या होगा, +A होगा। और 1 उधर जाएगा तो कितना होगा, -1। अब देखना, AR², AR और AR मिलकर के कितने हो जाएंगे, 2AR, क्योंकि दोनों में माइनस थे। -14 और +7 कितना हो जाएगा, -14 + 7 -7। और ये +A -1 = 0। एक एक बार और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, AR² -2AR +A -8 = 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखते हैं ये वाला, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए क्या होगा, AR² की जगह कितना आ गया, 56 -A माइनस में AR। तो जो यहाँ पे AR² की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे इस इक्वेशन में, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसको ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो AR की जगह पे रख दीजिए, 56 -A माइनस AR। ये -2AR पहले से ही है, अब प्लस में A -8 = 0। अब देखिएगा यहाँ से क्या आता है, 56 -8 कितना हो जाएगा, 48। 48, ये -A और ये +A क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, 3AR। कितना हो जाएगा, 3AR = 0। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे देखिएगा, 48 में कितना हो जाएगा, 3AR। अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 48/3R। यानी कि ये आ गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 16/R। A की वैल्यू को 16/R को मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ। देखिए कितना हो जाएगा, 16/R प्लस में 16/R इंटू में R प्लस में 16/R इंटू में R² इक्वल टू में 56।
अब देखिए एक आर से यहाँ पे एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 16/r प्लस में 16 प्लस में 16r इक्वल टू में 56। यानी कि क्या हो जाएगा 16 प्लस में 16r एलसीएम ले लिया समझ लीजिए, 16r² इक्वल टू 56 अपॉन में कितना आ जाएगा r। इसका एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, इतना इतने का एलसीएम लेने पे ये आ गया। समझ में आया? चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ से बताता हूँ। इसने इस r को क्या करिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस r को क्या कर दीजिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा इस r को जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस में 16r प्लस में 16r² इक्वल टू में 56r। अब सबको एक साइड में ले जाइए, क्या हो जाएगा 16r² प्लस में 16r² प्लस में 16r माइनस 56r और प्लस में 16 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 16r² प्लस में सॉरी माइनस 40r और प्लस में 16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 8 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 2r² माइनस 5r प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए तो कितना हो जाएगा 2r²। अच्छा, इधर इक्वेशन बन जाएगा 2r² माइनस 5r प्लस में 2 इक्वल टू 0। क्योंकि वो 8 क्यों है यहाँ पे नीचे चला जाएगा दूसरी साइड में, तो इस वजह से वो 0 हो गया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r² माइनस 4r माइनस r इक्वल प्लस में 2 इक्वल टू में 0। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2r मैंने कॉमन ले लिया, r-2 -1 कॉमन ले लो, r-2। यानी कि यहाँ से देखिए 2r-1 और r-2 इक्वल टू 0। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2, r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। यानी कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी है 2। r की वैल्यू जब 2 है तो a की भी वैल्यू 2 आएंगी। कौन कौन सी आती है वो देखते हैं। r की वैल्यू जब 2 है तो a की भी वैल्यू 2 आएंगी। कैसे, वो जो इक्वेशन था a की जगह पे हमने क्या लिख रखा था 16/r, a की जगह पे क्या था 16/r। तो जब r की वैल्यू कितनी है 1/2, जब r की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 अपॉन में 1 अपॉन में 2, यानी कि r की वैल्यू हो जाएगी 32। और जब क्या कहते हैं कि r की वैल्यू क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 अपॉन में 2, यानी कि क्या हो गया नंबर 8। तो यानी कि हमारे पास दो नंबर्स हो गए। अच्छा, इन्होंने हमें से क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड दी नंबर्स, मतलब वो तीनों नंबर्स बताने हैं, तीनों नंबर्स बताने हैं। तो एक तो a था, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एक तो क्या है a था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एक मिनट बस। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, एक तो a था। अच्छा, जब इनको मैं दो में निकाल लेता हूँ, जब एक बार r की वैल्यू कितनी है 1/2, तब a की वैल्यू कितनी है 32। तो क्या हो जाएगा नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे 32, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 16 और नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और वहीं पे जब r की वैल्यू 2 थी और a की वैल्यू कितनी है 8, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 8, सेकेंड नंबर क्या होगा 16, थर्ड नंबर क्या होगा 32। यानी कि हमारे पास में दो, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। A GP कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जीपी में क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ द सम ऑफ all the terms is 5 times of the sum of the terms occupying the odd places। अब समझते हैं, सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने क्या किया, 3 6 3 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 15 18। अब देखिए इस एपी में क्या है, सॉरी इस जीपी में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 है ना। यानी कि ये क्या है, इवन भी है। अगर कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इसके सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकाल लेते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द ऑल द टर्म्स कितना हो गया, एस। और क्या कहते हैं कि इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब देखिए ऑड नंबर्स मैं निकाल लेता हूँ। यहां से देखिए ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे, ऑड सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर, ऑड पे कौन कौन से हैं, 6 है। फिर उसके बाद में कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी, ऑड पे कौन कौन सा है, 3 9। फिर उसके बाद में कौन सा है, 9 के बाद में 15। यानी ये 3 नंबर्स ऑड टर्म्स पे हैं, ऑड प्लेसेस पे हैं। कौन कौन से ऑड प्लेसेस पे हैं, 3 9 और 15। इनका भी सम निकालना है, इनका भी सम निकालना है, ऐसे क्वेश्चन करना है। और उसका क्या कहते हैं कि रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ आया, 1 मिनट फिर से समझाता हूँ, देखिएगा, फिर से समझिएगा। मुझे लग रहा है समझ नहीं आया होगा अभी। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम्म, क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में। जैसे अभी एग्जांपल लिए तो 3 6 9 12 15। नो, ये तो जीपी ही नहीं होता, सॉरी। अगर देखिए ये 3 लिया, फिर कितना लिया, 6, फिर कितना लिया, 12, 24 फिर, हाँ, 96। ये जीपी में है। वो पिछला नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो जीपी में नहीं था, वो एपी में था। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। कह रहा है कि बाकी इससे अभी हमें जैसे नहीं, मतलब यहाँ पे देखते हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म। कह रहे हैं कि इसका भी क्या कहते हैं कि सम हमें दिया हुआ है, और फिर हमें क्या कहते हैं कि रेशियोज निकालने हैं। तो इनको लिख लेते हैं, 3 12 और 48। अब फिर चेक करते हैं। देखिए ये तो जीपी में है ही, ये तो जीपी में है ही। क्या ये जीपी में है क्या, चेक करते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो क्या A2/A1 निकालिए, कितना हुआ, 12/3 कितना हुआ, 4। और A3/A2 निकालो, तो कितना हो जाएगा, 48/12 इक्वल टू 4। हाँ, यानी कि जो ऑड प्लेसेस पे थे उन वो भी जीपी में ही है, जो ऑड प्लेसेस पे हैं वो भी क्या है, जीपी में ही है। और हमें कॉमन रेशियो निकालना है, सिंपल सा। पहले इतना समझ में आ गया होगा ना, अब मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब ये सवाल को सॉल्व करता हूँ। अभी तक मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, अभी बस जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे बता रहा था कि अगर कोई भी जीपी है, अगर हम उसके ऑड प्लेसेस को अलग अलग, ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं उनको भी अलग से लिख लें, और तो उनसे भी एक जीपी ही बनेगी, उनसे भी क्या बनती है, एक जीपी ही बनेगी। अगर उनको सेम ऑर्डर में रख लें और ऑड नंबर्स को, तो क्या बनेगी, जीपी ही बनेगी। तो यही यहाँ पे हमें समझना था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एस मान लेते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स हम मान लेते हैं एस।
और सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, उनको मान लेते हैं S1। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग करने के लिए तो ये हो गया। अब समझना, इफ अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल टर्म्स मान लेता हूँ कितना हो गया। जैसे मान लो ये ए हुआ, दूसरा क्या होगा, ए आर होगा, तीसरा क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा। तो ऐसे कितने टर्म्स होंगे, 2n टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे। क्यों टू, अच्छा यहाँ पे 2n इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये क्या है, इवन है। क्या है ये, इवन। इवन की वजह से मैंने लिखा है यहाँ पे क्या कहते हैं 2n। ये मत सोचिए इवन की वजह से मुझे लिखना पड़ा 2n, क्योंकि इवन नंबर्स का मतलब कितना होता है, 2n ही तो होता है। तो अब देखो, S2n में लिखूंगा सम ऑफ फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर के पावर में एन, एन मतलब 2n माइनस, अपॉन में क्या होता है R-1। ये हो गया। और दूसरा क्या कहते हैं कि अब ऑड प्लेसेस वाला बात कर लेता हूँ। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, ऑड प्लेसेस पे ए, अगला कौन सा है ए आर स्क्वायर, अगला कौन सा होगा ए आर स्क्वायर के बाद में कौन सा होगा AR4, ऐसे वाले होंगे। तो इनसे अगर मैं यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालूं, कॉमन रेशियो कितना होगा, AR² अपॉन में ए, यानी कि इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा R²। अब फिर से फॉर्मूला लिखूं SN। अच्छा, अब मुझे बताना कि ऑड अगर टोटल टर्म्स कितने हैं, 2n है। अगर टोटल टर्म्स 2n है तो ऑड प्लेसेस वाले कितने होंगे, हाँ आधे ही तो होंगे। ऑड प्लेसेस पे क्या होंगे, आधे ऑड प्लेसेस पे, आधे इवन प्लेसेस पे। तो यानी कि n जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे ऑड प्लेसेस पे, तो यानी कि यहाँ SN लग जाएगा। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो ऐसे होंगे कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ पे कितने 2n टर्म्स हैं, तो ऑड वाले क्या हो जाएंगे, ऑड प्लेसेस वाले कितने टर्म्स हो जाएंगे, ऑड प्लेसेस वाले कितने हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे। SN इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए आर के पावर में n-1 अपॉन में R-1। ठीक है, इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, क्या कह रहे हैं कि S2n जो इक्वल है वो 5 टाइम्स है SN के। तो बस ठीक है, S2n की वैल्यू रख देते हैं ए आर के पावर में 2n-1 अपॉन में R-1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आर के पावर n-1 अपॉन में R-1, और इंटू में ए तो है ही। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ से, आर की जगह पे यहाँ पे कितना था, स्क्वायर है, यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो गया, सॉरी 1 मिनट। हाँ, क्या होगा यहाँ पे, आर के बजाय क्या होगा, R² होगा। क्यों R² होगा, क्योंकि आर की जगह पे तो स्क्वायर था, आर की जगह पे क्या है R² है, तो इसलिए R² होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर के पावर में 2n, आर के पावर में कितना हो जाएगा 2n, और ये भी कितना हो जाएगा आर के पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहां से आर के पावर 2n से आर के पावर 2n कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब देखिएगा क्या आ गया यहाँ पे, 1 अपॉन में R-1 इक्वल टू 5 अपॉन में कितना हो गया R-1 इंटू में R+1। ठीक है, तो ये R-1 से R-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया R+1, ये R+1 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा 5। आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5-1 इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो हमें कॉमन रेशियो ही निकालना था। यहाँ पे थोड़ी सी एक गलती क्या हो गई थी, आर के बजाय मैंने आर रखना था, सॉरी R² रखना था और मैंने रख दिया था आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है,
सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। फर्स्ट फोर टर्म का सम कितना लिखा हुआ है? 56। और यहाँ पे ध्यान रख लीजिए एपी लिखा हुआ है, तो हमें पता है ए, अगला टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। फिर अगला टर्म क्या होता है? ए प्लस 2d। फिर अगला टर्म क्या होता है? ए प्लस 3d। चार टर्म्स हो गए क्या? हाँ। इसके आंसर कितना हो जाएगा? 112। अब फर्स्ट टर्म दिया ही है 11, ए की जगह पे रख दो 11। 11, 11 प्लस में डी, प्लस में 11 प्लस में 2d, प्लस में 11 प्लस में 3d, इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 112। अब यहाँ पे देखिए 11 कितनी बार है? एक, दो, तीन, चार, 44। प्लस में डी, प्लस में 2d कितना हो गया? 3d, 3d प्लस 3d 6d, इक्वल टू 112। 6d इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 112 माइनस 44 कर दो। 6d की वैल्यू कितनी होगी? 112 में से 44 घटा दीजिए, कितना होगा? 112 में से 4 के कितना हुआ? 108। 108 में 40 के कितना हो गया? 68। एक एक, दो, तीन, चार, 144। तीन, तीन, 6d। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? 112 में से 4 के कितना हुआ? 108। 108 में से 40 के 68। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 68 अपॉन में 6। तो कितना हो जाएगा ये आंसर? तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 34 अपॉन में 3। कहाँ पे गलत हो गया? सम कितना था? 56। सॉरी, यहाँ पे ये मैंने 112 ये देख करके लिख दिया। यहाँ पे कितना है? 56। 56, ये हो गया 56। अब 56 माइनस 44। 56 माइनस 44 कितना हो जाएगा? 6d इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 56 माइनस में 44 कितना हो जाएगा? 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे एपी की वैल्यू मैंने मतलब सम की वैल्यू 112 ली थी, जबकि वो सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स है। तो सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स मान लेते हैं। लास्ट फोर टर्म कौन कौन से हो गए? एक हो गया, ऐसे इधर से शुरू करते हैं। लास्ट टर्म ए एन हो गया, उसके पहला वाला का क्या रहा होगा? ए एन माइनस वन। उसके पहले वाला क्या रहा होगा? ए एन माइनस टू। उसके पहले वाला क्या रहा होगा? ए एन माइनस थ्री। लास्ट फोर टर्म्स देखिए फिर से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं इधर से शुरू करूं, लास्ट टर्म क्या होगा? ए एन। उसके पहला वाला टर्म क्या होगा? ए एन माइनस वन। उसके पहले वाला टर्म्स क्या रहा होगा? ए एन माइनस टू। उसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा? ए एन माइनस थ्री। यानी कि ये लास्ट फोर टर्म हो गए। अगर मैं ऐसे इधर से शुरू करूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ऐसे में जाता रहूंगा तो लास्ट में ये मिलेंगे ए एन माइनस थ्री, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ए एन। अब हमें क्या निकालना है? अभी ये वैल्यू को सॉल्व करना है। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला आपने टेंथ में क्या पढ़ा था? ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। यही तो पढ़ रखा है। डी की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। तो ए एन माइनस थ्री कितना होगा? ए प्लस में एन की जगह पे कितना है? एन माइनस थ्री इंटू में वन, इंटू में डी। तो अब देखिए इसकी ए एन माइनस थ्री के आंसर कितना हो जाएगा? ए एन प्लस में एन माइनस फोर इंटू में डी। इसी तरीके से ए एन माइनस टू निकाल लो, कितना होगा? ए प्लस में एन माइनस टू इंटू में माइनस वन इंटू में डी। यानी कि इसकी इसकी जगह पे कितना हो जाएगा? ए प्लस में एन माइनस थ्री डी। और इसी तरह से अगर मैं ए एन माइनस वन के निकाल लूँ, ए एन माइनस वन कितना होगा? ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, कितना हो जाएगा? ए प्लस में एन माइनस टू इंटू में डी हो जाएगा। अब सबकी जगह पे इन्होंने बोल रखा है सबका सम 112 है। इन्होंने बोल रखा है सबका सम कितना है? 112 है। तो देखिए ए एन माइनस थ्री प्लस में ए एन माइनस टू प्लस में ए एन माइनस वन प्लस में ए एन, कितना लिखा हुआ? 112। ए एन की ए एन माइनस थ्री अभी देखिए कितना आया था? ए प्लस में ए की वैल्यू मैं 11 रख दे रहा हूँ सीधा, 11 पहले ही था। 11 एन माइनस फोर, डी की जगह पे टू, प्लस में ए एन माइनस टू की वैल्यू अभी आई थी, कितनी आई थी?
ए प्लस में एन माइनस थ्री डी। ए मतलब 11 प्लस में एन माइनस थ्री। एन की जगह पे कितना है? एन ही तो पता करना है। थ्री। डी की जगह पे तो पता चल चुका है, टू। ए एन माइनस वन की जगह पे कितना लिखा हुआ? ए प्लस एन माइनस टू डी। तो ए 11 प्लस में एन। एन की वैल्यू कितनी है पता करनी है, टू। डी की वैल्यू कितनी है? टू। और प्लस में ए की फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी की जगह पे टू इक्वल टू 112। फिर से वही, ये चार बार 11 है तो 44। प्लस में इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n-8 प्लस में 2n-6 प्लस में 2n-4 प्लस में 2n-2 इक्वल टू 112। तब देखिए 2n कितनी बार है? चार बार, तो ये हो जाएगा 8n। 44 में से 8 जाएंगे तो कितने हुए? 36। 36 में से 6 गए 30। 30 में से 4 गए 26। 26 में से 2 गए कितने हुए? 26 में से 2 जाएंगे तो कितने हुए? 24। माइनस कर दो 24। 8n इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 112 माइनस 24 कितना हो गया? 8। 10 में से दोगे 8, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे n। n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। समझ आया? क्या क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पीछे से जाइएगा, वीडियो देखिएगा, फिर से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इफ ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन में बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन में सी माइनस डी एक्स इक्वल टू में जीरो। इक्वल टू में जीरो नहीं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे लिखा होगा, कंडीशन लिखा होता है ए माइनस बी एक्स। ये क्वेश्चन सही से वो नहीं हो पाया, कॉपी नहीं हो पाया। ए माइनस बी एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा। और आगे लिखा होगा बी माइनस सी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और सी माइनस डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मे बी ये लिखा होगा। एक मिनट। यानी कि ये सॉरी, कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो नहीं है। एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, तब हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी क्या है? जीपी में है। कुल मिलाकर के जैसा अभी तक, मैं अभी थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। क्या क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि अगर ये इक्वल टू ये, मतलब कि ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन में बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन में सी माइनस डी एक्स है, और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। थोड़ा सा समझते हैं। अगर तीन नंबर्स जीपी में है तो क्या होता है? बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, यही तो होता है। क्या अगर तीन नंबर्स हैं तो कैसे? A2 A1 A3, यानी कि A2 अपॉन A1 इक्वल टू में A3 अपॉन A2 इक्वल टू में A4 अपॉन A3। कुल मिलाकर के अगर हमारे पास ये आ जाए, अगर ये जीपी में होंगे A B C D, तब क्या हुआ? ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, यानी कि क्या हो गए? A2 अपॉन में A1 इक्वल टू A3 अपॉन में A2 इक्वल टू में A4 अपॉन में A3, यानी कि ये इक्वल होने चाहिए, तो कर लेते हैं भाई। B अपॉन में A इक्वल टू में C अपॉन में D, सॉरी सॉरी C अपॉन में B इक्वल टू में D अपॉन में C, यानी हमें ये प्रूव करना है। ओके, हमें इसमें प्रूव क्या करना है? B अपॉन में इक्वल टू C अपॉन B इक्वल टू में D अपॉन C। पहले समझ में आया प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है। करते हैं प्रूफ, देखते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं। अब फिर मैं आपको एक नया चीज बताता हूँ अभी, जो
शायद अभी पहली बार सीख रहे होगे या कभी सुना ही होगा। चलो मैं बताता हूँ फिर से। अब यहाँ से क्वेश्चन में एक चीज और सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें, अभी तो हमने समझा कि इसमें प्रूफ क्या करना है, अभी तो हमने क्वेश्चन को ही समझा है, सही बताऊं तो। अब इसके बाद हमें समझना है कि हमें इस किसकी सहायता से लगेगा, तो वो समझा देता हूँ आपको, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। चलिए ठीक ठीक है यहाँ पे। अभी आपने कभी सुन रखा होगा कंपेंडो, सॉरी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आज हम ये समझेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। क्या? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सॉरी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को समझते हैं क्या है कहानी इसकी। अगर कभी भी, अगर कभी भी इफ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है इक्वल टू में ए अपॉन बी लिखा हुआ है, क्या? अगर एक्स अपॉन वाई और ए अपॉन बी लिखा हुआ है, तब मैं एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, इक्वल टू में ए माइनस बी अपॉन में, सॉरी, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इस लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है। अगर मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है। समझते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, 1/2 इक्वल टू कितना होता है? 3/6 होता है क्या? 1/2 और 3/6 इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी दोनों इक्वल है। अब इसमें लगाते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो देखिए 1 + 2 अपॉन में 1 - 2, ठीक है। 1 + 2 अपॉन में 1 - 2, 1 + 2 मतलब 3 + 6 अपॉन में 3 - 6। यहाँ से कितना होगा? 3। यहाँ से कितना होगा? -1। यहाँ से कितना होगा? 9। यहाँ से कितना होगा? -3। इसको सॉल्व करो, -1। इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 3 3 माइनस, सॉरी, -3 ये होगा और ये भी -3, तो इक्वल हो गया। इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही अप्लाई कर लेंगे, समझ में आ गया होगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं उसमें भी और समझ में आ जाएगा। 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन करेंगे तो अब आसानी से हो जाएगा, यही नियम लगाना है इसमें हमें, और सवाल तुरंत ही आ जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट का काम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अभी बस ये हो जाए, क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में समझते हैं। और फटाफट जल्दी से जल्दी हमें ये खत्म करके ये हो जाएगा। चलो समझते हैं, देखें यहाँ पे लिखा क्या है, a + bx। तो मैं इसी पे इस सवाल से जस्ट नेक्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूँ बिना क्वेश्चन को लिखे हुए। अच्छा एक बार लिख देता हूँ, a + bx अपॉन में a - bx इक्वल टू में b + cx अपॉन में b - cx इक्वल टू में c + dx अपॉन में c - dx। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें भी लगाते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फॉर्मूला। तो देखिए क्या होगा, a + bx प्लस में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, a - bx। फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है? a + bx माइनस कर दो a - bx इक्वल टू, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस लाइन को हटा देते हैं अभी ये पहले। अब देखना फिर से, समझना कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं न्यूमरेटर, उसको ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर से अपॉन में।
फिर से लिखते हैं न्यूमरेटर, माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, फिर से लिखेंगे न्यूमरेटर, उसमें क्या ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर, अपॉन में, फिर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ इसको क्या आ जाएगा 2a। अब नीचे भी देख लेना, a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा bx, और ये माइनस माइनस प्लस bx मतलब 2bx। सिमिलरली यहाँ पे ये cx और cx कैंसिल आ गए, 2b अपॉन में कितना हो जाएगा, ये देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2cx हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2c, dx से dx कैंसिल, यहाँ से कितना हो जाएगा, क्या नाम है, c से c कैंसिल, कितना आ जाएगा 2dx। देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आ गया, a अपॉन में bx, और कितना हो गया b अपॉन में cx, और इक्वल टू में कितना आ गया, c अपॉन में dx, यानी कि ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, x से x कैंसिल हो जाते हैं, रेशियो में जो भी चीजें होती हैं इक्वल में वो कट जाती हैं इक्वेशन में। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है, a अपॉन में b इक्वल टू में b अपॉन में c इक्वल टू में c अपॉन में d। लेकिन हमें तो ऐसा ये, हमें क्या करना है, ए जो हमारा है वो क्या है a1, यानी कि इसको हम पलट देते हैं। तो जब इक्वेशन को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, b अपॉन ए इक्वल टू में कितना आ गया, c अपॉन बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, d अपॉन में c, d अपॉन में कितना हो जाएगा c। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास में क्या हुआ, ये a2, ये a1, यानी कि इससे हमें पता चल गया कि हाँ ए बी सी डी क्या है, जीपी में है, ए बी सी डी क्या है, जीपी में है। क्लियर हो गया, समझ में आया ना, इसको हमने क्या कर दिया, जस्ट पूरे इक्वेशन को पलट दो। हमें जैसे समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये हमने क्यों किया, अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखें। अगर मैंने लिख रखा है 3/2, और यहाँ पे लिख रखा है 5/x, तो अगर मैं पलटता हूँ 2/3 करता हूँ तो ये भी तो हो जाएगा x/5। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे लिखा है a अपॉन बी, तो हमें क्योंकि ये शो करना है कि ये जीपी में है, तो ऐसे हमने क्या कर दिया, b अपॉन ए लिख दिया, b अपॉन ए। हमें पता है ये a2 होता है, ये a1 होता है, ये a3